ऑल राइट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो हम अभी कंसोलिडेशन वाले चैप्टर पर हैं करंटली। हमारे कंसोलिडेशन के 2 क्लासेस हो चुके हैं और 2 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ाई की है मैं बस नाम ले लेके आपको बताते जाऊंगा, ठीक है? क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ ली हैं। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन में ये पढ़ाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, कंसोलिडेशन में 2 कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में क्या प्राप्त करती है? कंट्रोल। कंट्रोल कैसे प्राप्त करती है? 2 तरीके से, एक तो वोटिंग राइट्स 50% से ज्यादा एक्वायर करके थ्रू इक्विटी शेयर्स, दूसरा कंपोजिशन ओवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर लेकर। फिर मैंने आपको बताया कि क्योंकि होल्डिंग कंपनी के पास कंट्रोल है तो वो अलग से एक कंट्रोल बेस्ड बैलेंस शीट बनाती है जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, क्योंकि होल्डिंग कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को यह दिखाना चाहती है कि जिस जिस कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट किया है अगर उन सभी कंपनी के नेट एसेट्स को वो मर्ज कर दे तो पूरे ग्रुप की क्या पोजीशन होगी, पूरे ग्रुप की क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इसीलिए हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड P&L बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सॉरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए रहती हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमें डेट ऑफ एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कि डेट ऑफ एक्विजिशन के बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं उस दिन गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो भाई सोचो ना, मतलब अगर मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन ही नहीं पता तो मैं गुडविल कैपिटल रिजर्व तो निकाल ही नहीं पाऊंगा। अब ये गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडरी कंपनी में उसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा, उसके बदले हमें क्या मिला? हमें मिला नेट एसेट्स। तो हमें जो नेट एसेट्स मिले हैं उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से। तो हमें रियलाइज होता है कि हाँ हमने ज्यादा पैसा दिया सामने वाले को कि हमने कम पैसा दिया तो कैपिटल रिजर्व, ज्यादा पैसा दिया तो नुकसान नहीं, हमने पैसा दिया आगे के एडवांटेज को प्राप्त करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे गुडविल। तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वर्किंग निकालना सिखाया कि वो डेट ऑफ एक्विजिशन पर निकालते हैं, ठीक है ना? मैं दिन में कई बार आपको बताता हूं कि डेट ऑफ एक्विजिशन पर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज निकालनी होती है गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए, जो कि होती है COC। मैं बार बार बोलता हूं ताकि ये कानों में आपके बार बार जाए, ताकि आप इस बेसिक से कम इतना रिलेट कर सको कि बाद में आपसे अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट बेसिक 5 मार्क्स आप प्राप्त कर सको गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल के, तो कम से कम आ जाओ एटलीस्ट। आगे हमने पढ़ा कि भाई होली ओन्ड सब्सिडरी होती है और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी होती है। पार्टली ओन्ड सब्सिडरी में हमारा 100% शेयरिंग नहीं होता बट 100% कंट्रोल होता है। जो अदर शेयर होल्डर्स होते हैं पार्टली ओन्ड सब्सिडरी के अंदर, उनको कहा जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों का भी शेयरिंग हमें निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि हम जो असेट्स और लायबिलिटीज को अपने साथ मर्ज कर रहे हैं वो 100% मर्ज कर रहे हैं, जबकि हमारा शेयरिंग उसमें 80% है। तो हम बाकी का जो 20% एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं वो एक्स्ट्रा हम माइनॉरिटी से कॉम्पेंसेट करके दिखाते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा हम दिखा तो रहे हैं पर इसके अगेंस्ट हमने एक लायबिलिटी भी बनाई है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से, कि कल को अगर मैं उस कंपनी को बेच दिया तो 100% मुझे मिलेगा तो सही, पर 20 रुपए मैं सामने वाले को भी पे करूंगा। तो इसीलिए मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज अ लायबिलिटी साइड दिखाता हूं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है, कुछ आप भी बोलेंगे तो मजा आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है, नहीं ये डिटेल तरीका बता रहे हो, मैं शॉर्ट में पूछ रहा हूं माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। नहीं आप डिटेल में बता रहे हो, मैं आपको शॉर्ट में पूछ रहा हूं। एक लाइन थी प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड, सीधा नेट एसेट के प्रोपोर्शन में हम निकालते हैं। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, आप मुझे डिटेल में बता रहे हो। तो प्रोपोर्शन में, नेट एसेट्स के प्रोपोर्शन में हम निकालते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकल गया। फिर मैंने आपको सिखाया था कि भाई डेट ऑफ एक्विजिशन पर आपको जब COC निकालना होता है तो आप इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हो। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हो नेट एसेट से, और नेट एसेट निकालने का तरीका हम असेट माइनस लायबिलिटी नहीं करते, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी कैपिटल तो समझ में आता है कि सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी कैपिटल तो हमें उसके बैलेंस शीट से मिल जाएगा। साला रिजर्व एंड सरप्लस के साथ बहुत तकलीफ है। रिजर्व एंड सरप्लस हमें किस दिन का चाहिए रहता है?
डेट ऑफ एक्विजिशन। कानों में ना बार बार डेट ऑफ एक्विजिशन बात आनी चाहिए, डेट ऑफ एक्विजिशन। हमें रिजर्व एंड सरप्लस किस दिन का चाहिए होता है? डेट ऑफ एक्विजिशन। और ये जरूरी नहीं कि साला हमेशा हमें डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल। तो क्या मतलब रियल लाइफ में क्या कोई होल्डिंग कंपनी वेट करेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी कंसोलिडेट नहीं करेंगे, अभी हम सामने वाले को एक्वायर नहीं करते, 1 अप्रैल आएगा तो ही एक्वायर करेंगे हम उसको, ताकि हमें रिजर्व एंड सरप्लस में दिक्कत ना हो। भाई किसी भी टाइम पे एक्विजिशन हो सकता है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन होगा उसी दिन का हमें रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस को हम इक्विटी कैपिटल के साथ जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट असेट्स। क्यों? क्योंकि नेट असेट को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि हमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व चाहिए। तो अल्टीमेटली मुझे रिजर्व एंड सरप्लस किस दिन के चाहिए? मुझे रिजर्व एंड सरप्लस भाइयों बहनों किस दिन के चाहिए? डेट ऑफ एक्विजिशन के चाहिए। अंडरस्टूड और नॉट? अब रिजर्व एंड सरप्लस डेट ऑफ एक्विजिशन के अगर मुझे चाहिए और मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन आड़ी तिरछी है, आड़ी तिरछी मतलब 1 अप्रैल नहीं है, 31 मार्च नहीं है, कोई ऊपर नीचे वाली डेट है, तो उस दिन का रिजर्व एंड सरप्लस निकालने के लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। सबसे पहला वर्किंग नोट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी के प्रॉफिट को एनालाइज करना पड़ता है मुझे कि भैया ओपनिंग में क्या था, भैया क्लोजिंग में क्या था, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट क्या था। तो ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट था उसका बंटवारा कर लो, उसके हिसाब से उसको बांट बांट के उस डेट तक प्रॉफिट लेके आयो जो डेट हमारी एक्विजिशन डेट है। और वो प्रॉफिट को बांटने के लिए हम एक बेसिक अजम्पशन लेते हैं। कल की क्लास में डिस्कस हुआ था, हम एक बेसिक अजम्पशन लेते हैं क्या? कि प्रॉफिट इज इवनली अर्न्ड थ्रू आउट द ईयर। मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो भी प्रॉफिट साल भर में कमाया गया है वो प्रॉफिट पूरे साल भर में हर महीने सेम कमाया गया है। पर यहां पर थी एक तकलीफ। कौन सी तकलीफ थी? यहां पर कौन सी तकलीफ थी? हम ये अजम्पशन सिर्फ तभी मान सकते हैं जब हमारा प्रॉफिट पूरे साल भर में नॉर्मल रहा हो। बट व्हाट अबाउट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो हर महीने नहीं होते? What about एबनॉर्मल आइटम्स जो हर महीने नहीं होते? तो जो हम एग्जम्पशन ले रहे हैं कि हर महीने मेरा प्रॉफिट सेम होगा, अरे वो तो तब सेम होगा ना जब तेरी हर महीने की सेल, हर महीने की परचेजेस, हर महीने के खर्चे सेम हो। ठीक है, माना तेरे सेल परचेज खर्चे एक पॉइंट में सेम हो भी सकते हैं हर महीने के, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर चलो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मान लिया। पर क्या जरूरी है क्या कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंस तेरे पास हर महीने आते होंगे? नॉन रिकरिंग, नाम ही नॉन रिकरिंग है। एबनॉर्मल आइटम्स क्या हर महीने आते होंगे? नहीं। तो ये बेसिकली यहां पर हमने ये कल समझा था कि जब हम पूरे प्रॉफिट को बांटते हैं अलग अलग मंथ वाइज, तो बांटने से पहले हमें उसमें से कौन सी चीज को दूर फेंक के निकालना पड़ता है? एबनॉर्मल आइटम को, उसका इफेक्ट हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। अगर हम एबनॉर्मल आइटम के इफेक्ट को एलिमिनेट कर देंगे उस प्रॉफिट में से, तो हमें कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और मान लेंगे कि हाँ, ये जो प्रॉफिट है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मली 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कि भाई कितना पोर्शन प्री में जाएगा, कितना पोर्शन पोस्ट में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वापस से जो उसको हमने उखाड़ के फेंका था, किस चीज को? एबनॉर्मल आइटम को, नॉन रिकरिंग आइटम को, उसको वापस से उसका इफेक्ट देना तो पड़ेगा ना यार, नहीं तो मेरी बैलेंस शीट कैसे टैली होगी? मैंने उस आइटम को हटा दिया, मेरा आंसर कैसे टैली होगा? मैंने उस आइटम को हटा दिया, मुझे वापस उस आइटम को लेना पड़ेगा। किधर लेना पड़ेगा? डिपेंड करता है उसका डेट ऑफ अकरेंस क्या था। डेट ऑफ अकरेंस के हिसाब से कि वो आइटम किस मंथ का था, उस मंथ में वो मंथ अगर प्री वाले पीरियड में आ रहा है तो प्री वाले पीरियड में ले लेंगे, वो मंथ अगर पोस्ट वाले पीरियड में आ रहा है तो पोस्ट वाले पीरियड में ले लेंगे। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? चलो ये भी समझ में आया कि भाई एबनॉर्मल आइटम्स का किस तरीके से होगा। लास्ट में जाते जाते मैंने आपको एक और चीज बताई थी। वो कौन सी चीज थी? बोनस इशू। कौन करता है बोनस इशू? सब्सिडरी की होल्डिंग, सब्सिडरी कंपनी बोनस इशू करता है। अब बोनस इशू की बेसिक जर्नल एंट्री हम अकाउंट्स 1 में पढ़ के आए हैं। क्या एंट्री होती है बोनस इशू की? रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट किया जाएगा और इक्विटी कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है, बिल्कुल ही बेसिक सोचने वाली बात यह है कि साला रिजर्व एंड सरप्लस भी मेरे नेट एसेट का पार्ट होता है, इक्विटी कैपिटल भी मेरे नेट एसेट का पार्ट होता है। तो टेक्निकली देखा जाए अगर सब्सिडरी कंपनी बोनस इशू कर रही है तो मेरे नेट एसेट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जितने से मेरा रिजर्व गिरेगा उतने से मेरा इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगा। तो साला मेरे नेट एसेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो देखा जाए तो बोनस इशू को अगर मैं हटा भी दूं, इग्नोर भी कर दूं, तो भी मेरा आंसर टैली होना चाहिए। मेरी गुडविल कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी नेट एसेट वही की वही है। बट मुझे अल्टीमेट इफेक्ट तो उसका देना पड़ेगा। तो उसका इफेक्ट देने के लिए पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि सब्सिडरी कंपनी ने वो जो बोनस की एंट्री होती है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, वो एंट्री पास की है
कि एंट्री पास नहीं की है। अगर उसने एंट्री पास की है, अच्छा एक बात और, इससे पहले एक बात और, सेबी कहता है, सेबी क्या कहता है, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सेबी की। सेबी क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी बोनस इशू करती है, अपने रिजर्व्स को गिराती है, तो वो अपने करंट ईयर के रिजर्व्स को नहीं गिरा सकती। अगर उसके पास पुराने सालों के सफिशिएंट रिजर्व्स पड़े हैं, तो वो अपने करंट ईयर के रिजर्व्स में से बोनस नहीं देगी, वो पुराने रिजर्व्स में से देगी। इससे हमें क्या समझ आना चाहिए, इससे हमें यह समझ में आना चाहिए, इससे हमें यह समझ में आना चाहिए कि बोनस इशू देने के लिए जो रिजर्व्स हमें गिराने हैं, वो प्री एक्विजिशन रिजर्व गिराने हैं। एओपी में प्री प्रॉफिट्स को गिराना है, पोस्ट प्रॉफिट जो करंट ईयर के हैं वो नहीं गिराने हैं। तो अब हमें उसके बाद यह समझना पड़ेगा कि रिजर्व एंड सरप्लस की जो रिजर्व एंड सरप्लस है, बोनस जो है, उसकी एंट्री पास की गई है कि एंट्री पास नहीं की गई है। सब्सिडी ने उसकी एंट्री पास की है कि नहीं की है। आमतौर पर हम मान लेते हैं कि एंट्री पास कर दी होगी। अगर उसने एंट्री पास की होगी तो करंट ईयर में की होगी, और करंट ईयर में की होगी तो गलती से प्रॉफिट कौन सा माइनस हो चुका होगा, करंट ईयर का। तो मैं क्या करूंगा, मैं पोस्ट में ऐड बैक कर लूंगा, क्योंकि मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट गिर गया है। पोस्ट में ऐड करके प्री में से लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पुराने रिजर्व्स में से बोनस इशू करवाना था। पर अगर एंट्री पास नहीं हुई थी, अगर एंट्री पास ही नहीं हुई थी, तो कोई गलती हुई नहीं है। कोई गलती नहीं हुई है तो मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट गिरा ही नहीं है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट को ठीक करने की जरूरत नहीं हो, तो ठीक ही है। बस एंट्री का इफेक्ट देने के लिए मैं पुराने रिजर्व्स मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को माइनस कर दूंगा। अच्छा, ये तो एओपी में हमने सीखा। बोनस का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, बोनस का दूसरा इफेक्ट हमारे इक्विटी कैपिटल में जाएगा। इक्विटी कैपिटल कौन कौन सी वर्किंग में आता है, सीओसी में और एमआई में। जब हम सीओसी में इक्विटी कैपिटल लेंगे तो हमेशा विथ बोनस लेंगे, जब हम एमआई में कैपिटल लेंगे तो विथ बोनस लेंगे। अच्छा, एक और बात, बोनस के चक्कर में होल्डिंग कंपनी की परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालने में हम गलती कर सकते हैं। तो हमें बस ये याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ईदर विथ बोनस होना चाहिए या विदाउट बोनस होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? फेस टू फेस क्लास का मजा ही अलग है यार, ये चीज साला घर पे नहीं होती यार। तू शुरू हो गई उसमें गायब हो जाता था। उसमें मैं गायब क्यों होता था, मैं तुम्हें रीजन बता रहा हूं। मैं आज भरे मंच पे मैं रीजन बता रहा हूं कि मैं अपने घर पे पढ़ाते पढ़ाते गायब क्यों होता था। कभी साला कुकर की सीटी हो रही है तो दरवाजा मेरे को मुंह दिखाना पड़ता था, तुम लोगों की ऐसी की तैसी, बंद करो इसको, ठीक है। कभी धार्मिक रो रहा है, ठीक है, उसको मुझे उठाना पड़ता था बीच में, क्लास के बीच में। धार्मिक रो रहा है, लगातार 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट, भाई वो चुप ही नहीं हो रहा है यार। उसको क्या है, मेरी गोद की आदत लग चुकी है। अब उसको मेरी गोद की आदत, रुको तुम लोग, अच्छा मैं तुम लोग को क्या बता, पढ़ लो, मैं बाद में तुम्हें करवाऊंगा। तुम्हें मेरे पढ़ना जरूरी है, घंटा पढ़ना जरूरी है, मेरे को जाना है तो मेरे को इसलिए जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ रीजंस होते हैं घर पे कि आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। मतलब 15 से 20 मिनट, तुम लोगों का तो घंटा, वैसे ही 2 मिनट नहीं हो पाता। क्या है तुम्हारा? मेरे 15 मिनट से ऊपर मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाता था घर पे। मतलब जितना तुम फेस कर रहे हो ना, उससे ज्यादा मैंने फेस किया है क्योंकि घर की सिचुएशंस, घर के में पढ़ाते पढ़ाते नहीं होती, 1.5 घंटे से ऊपर क्लास लेने का मोटिवेशन ही नहीं मिलता था। पर ठीक है क्या करूं यार, मैं क्या करूं, पर वो कल तकलीफें थी।